Good morning, dear students. Welcome to your own learning platform, Infinitive Learning Point. आज की क्लास में हम DLED फर्स्ट सेमेस्टर की साइंस के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को करने वाले हैं। साइंस की क्लास जो है वो पिछले सेशन से शुरू हो चुकी है। अगर जिन्होंने भी पिछली क्लास को नहीं देखा है वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासेस को भी विजिट कर सकते हैं। हमारे चैनल पे फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं उनके रिवीजन सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन सभी क्लासेस को जो है देख सकते हैं। और आपसे मैं एक फेवर चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो है वो अपने अन्य साथियों को भी चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि सभी इन क्लासेस का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जहाँ तक हमने पिछले सेशन में कर लिया था अब उसके आगे से हम क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है आपका कि जलीय पौधे किसे कहते हैं। तो जलीय पौधे जिन्हें जलोद्भिद भी कहा जाता है ना। जलोद्भिद शब्द जो है वो जल प्लस उद्भिद यानी कि ऐसे पौधे जो कि जल में जिनका उद्भव होता है वो जलोद्भिद पौधे कहलाते हैं। जलोद्भिद पौधे पूर्णतः जो है वो जल में रहते हैं। जलोद्भिद पौधे जो हैं इनको जल में इनकी स्थिति के आधार पे दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो होते हैं जलमग्न। कौन से होते हैं? एक तो होते हैं आपके जलमग्न। ऐसे पौधे जो कि पूरी तरीके से पानी में डूबे रहते हैं, जिनका कोई भी हिस्सा पानी के ऊपर नहीं होता है, तो वो जलमग्न होते हैं। ठीक है ना। और अगर हम दूसरा कहें तो एक होते हैं आपके जल में प्लवन करने वाले, जो कि जल की सतह पर रहते हैं ना। जैसे सिंघाड़ा हो गया, कमल हो गया, है ना, आपका जलकुंभी हो गया। तो ये क्या है? ये होते तो आपके पानी में ही हैं, है ना। ये होते तो आपके जलोद्भिद पौधे ही हैं, पर ये पानी की सतह पर तैरते हैं। ठीक है ना। तो सतही पौधे होते हैं और एक होते हैं जलमग्न पौधे। जलमग्न में आपका हाइड्रीला आ जाता है, शैवाल आ जाते हैं, है ना, जो पूरी तरीके से पानी में डूबे रहते हैं। और सतही पौधों में आपके हो जाते हैं जो कि प्लवन करते हैं, सिंघाड़ा, जलकुंभी, कमल, इस तरह के पौधे। अगला प्रश्न है जलीय जंतु को क्या कहते हैं। तो जलीय जंतु जो कि जल में रहते हैं उन्हें जलचर कहा जाता है ना। जलचर कहा जाता है। जैसे आपका मछली है, ऑक्टोपस है ना, ये सभी आपके जलचर में आएंगे। सभी प्रकार की जिसमें मछलियाँ आ जाती हैं, दरियाई घोड़े हो गए आपके। और इसके अलावा दूसरे होते हैं आपके स्थलचर होते हैं, जो कि है ना स्थल में रहते हैं। और एक होता है उभयचर, जो जल और थल दोनों में रह पाते, जैसे कि कछुआ, मगरमच्छ, मेंढक, ये आपके उभयचर के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है मछली के जल में रहने के लिए अनुकूलन, है ना। अब अनुकूलनों की बात हो रही है कि मछली के शरीर में किस प्रकार के हम परिवर्तन देखते हैं। देखिए, ये जो अनुकूलन होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शारीरिक अनुकूलन, है ना, जो कि हमें बाहरी रूप से दिखाई देता है। और कुछ होते हैं आंतरिक अनुकूलन, जो हमको बाहरी रूप से दिखाई नहीं देते हैं। ये इंटरनल जो हमारे बॉडी फंक्शंस होते हैं उनमें कुछ चेंजेस हो जाए अगर वातावरण के अनुसार, तो आंतरिक अनुकूलन हो जाते हैं। और बाह्य अनुकूलन कि शारीरिक गठन में कुछ परिवर्तन हो जाए। तो मछली के अगर हम अनुकूलनों की बात करें तो इसमें सबसे पहला इनका धारा रेखित शरीर, है ना। अब आपको पता है कि मछली का जो शरीर होता है वो इस तरीके से रहता है, आगे से तीखा रहता है ना, चपटी होती हैं, साइड से चपटी रहती हैं। ठीक है ना। आप हाथ से मछली बनाते हैं ना, जैसे हम, तो आप देखते हो ना एकदम चपटी रहेगी, आगे से इसका मुंह नुकीला रहेगा, तो इसे ही हम धारा रेखी शरीर कहते हैं। ये पानी का कटाव करने में इनकी हेल्प करती है। ठीक है। इसके अलावा इनमें फिन्स पाए जाते हैं। फिन्स मतलब ये इस तरीके से पंख पाए जाते हैं जो कि पानी के, है ना, पानी में इनको तैरने में सहायक होते हैं। एक तो डोर्सल फिन होता है और दो होते हैं वेंट्रल फिन। तो डोर्सल फिन जो पीछे की तरफ होता है, जिसको ये दाएं बाएं
घुमाकर पानी को हटाती हुई आगे बढ़ती है। फिर आपके गिल्स, इसमें गिल्स पाए जाते हैं यहाँ पर, जिन्हें हम क्लोम्स भी कहते हैं, जो कि श्वसन में सहायक होता है, क्योंकि पानी में रहने वाले जीवों में फेफड़े तो पाए नहीं जाते हैं, है ना, क्योंकि अगर फेफड़ों से ये श्वसन करेंगे तो इनके फेफड़ों में पानी भर जाएगा, जिससे इनकी मृत्यु हो सकती है, तो इनमें फेफड़े नहीं पाए जाते। चौथा, इसमें इसके बॉडी पे शल्क पाए जाते हैं, शल्क पाए जाते हैं जो कि पानी में इनको बॉडी को गलने से, पानी से इनकी प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी आंखों के ऊपर एक निक्टिटेटिंग जो है वो लेयर पाई जाती है, ट्रांसपेरेंट एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम निक्टिटेटिंग लेयर कहते हैं। वो पानी में क्या करती है, इनकी आंखों की सुरक्षा करती है, और वो ट्रांसपेरेंट होती है, जिससे ये आसानी से उस झिल्ली के आर पार देख भी सकते हैं, और इनकी आंखें जो है वो पानी के कांटेक्ट में भी नहीं आती हैं। तो ये कुछ खास इनमें अनुकूलन होते हैं जो कि जल में रहने के लिए सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, मूसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है? तो मूसला जड़ें की अगर हम बात करें तो जड़ें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है मूसला जड़, दूसरी होती है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ में क्या होता है कि एक मेन जड़ होती है, एक प्राथमिक जड़ होती है, फिर उससे द्वितीयक जड़ें निकलती हैं, इस तरीके से, है ना। इस तरह की जो जड़ें होती है ये द्विबीजपत्री पौधों में ज़्यादा पाई जाती है। द्विबीजपत्री पौधे मतलब जिनके बीज को हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर पाते हैं, जैसे कि दालें हो गई सभी प्रकार की, है ना। आपने देखा है ना कि चना होता है, अगर आप उसको ऊपर का उसका ब्राउन छिलका हटा दे तो दो उसमें बीज पत्र निकल आते हैं। तो इस तरह के जो पौधे होते हैं वो द्विबीजपत्री कहलाते हैं, और इनमें जो है वो मूसला जड़ पाई जाती है, इसे टेप रूट कहते हैं। अब अगर हम इनके बात करें इनके रूपांतरण की, है ना, यहाँ पे रूपांतरण कितने भागों में बांटा गया है प्रश्न सही नहीं है, ये रूपांतरण होते हैं टैप रूट के। तो इसमें सबसे पहला आता है शंकु रूपी, जिसमें जो मूसला जड़ है वो शंकु के आकार में परिवर्तित हो जाती है, जैसे कि गाजर। आपने देखा है गाजर में इस तरीके से शंकु जैसी होती है ना गाजर, है ना, इस तरीके से शंकुनुमा होती है, तो ये आपकी गाजरें हो जाती हैं, है ना। गाजर में जो है वो जो रूपांतरण होता है वो शंकु रूपी होता है। दूसरा होता है कुंभी रूपी। कुंभी रूपी मतलब कुंभ यानी कि मटके के आकार जब वो जड़ फूल जाए इस तरीके से, तो इसे कुंभी रूपी कहा जाता है। ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है शलजम में। शलजम आप लोगों ने देखा है, ये गाजर हो गई आपकी। फिर तीसरा होता है तर्कु रूपी। तर्कु रूपी जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? ऊपर नीचे से पतला और बीच में से फूला हुआ, इस तरीके से, है ना। यहाँ से भी थोड़ा सा चपटा, इधर से भी थोड़ा सा चपटा और बीच में से फूला हुआ। और ये पाया जाता है आपका किस में? ये पाया जाता है आपका मूली में, है ना। तो ये तीन प्रकार के रूपांतरण जो है वो हमको टेप रूट यानी कि मूसला जड़ में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है आपका अपस्थानिक जड़, है ना। तो अपस्थानिक जड़ जो है ये कौन सी जड़ें होती हैं? इन्हें हम झकड़ा जड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झकड़ा जड़ भी कहते हैं। इनमें जो है वो आपकी मूसला जड़ के विपरीत क्या होता है कि कोई भी प्राइमरी रूट नहीं होती है, प्राथमिक जड़ नहीं होती है। सभी जड़ें जो है वो एक समान धागे नुमा संरचना के रूप में रहती हैं, इस तरीके से। जब जड़ें इस तरह की होती है ना, तो ये आपकी अपस्थानिक झकड़ा जड़ें कहलाती है। ये जड़ें भूमि की सतह पर फैली हुई रहती हैं, ये ज़्यादा गहराई में नहीं जाती, जबकि मूसला जड़ भूमि में ज़्यादा गहराई तक जाती हैं, है ना। और जो झकड़ा जड़ होती है या अपस्थानिक जड़ होती है, ये सतह पे फैली रहती है। जैसे घास की जड़ें होती हैं, पुदीना वगैरह की जड़ें हो गई आपकी, गन्ने की जो जड़ें रहती हैं, या फिर आप मक्का देख लो, गेहूँ देख लो, ज्वार देख लो, बाजरा देख लो, इनकी जो जड़ें होती हैं ये अपस्थानिक जड़ों में आती हैं। ये सतह पे फैली रहती हैं और इनमें कोई भी प्राथमिक मोटी जड़ नहीं होती है। सारी जड़ें जो है वो इसे धागे नुमा संरचना के रूप में होती है, ठीक है। इस तरह की जड़ें मुख्य रूप से एक बीजपत्रीय पौधों में पाई जाती है। अब एक बीजपत्रीय यानी कि जिनके जो बीज होते हैं उसको हम दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते, उसमें केवल एक ही बीज पत्र होता है। जैसे कि गेहूं हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना, ये सभी आपके एक बीजपत्रीय के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें
दिया गया है कि अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो देखिए सभी में जो है वो भोजन संचयन के कारण परिवर्तन होते ही हैं। जैसे अभी हमने मूसला जड़ में देखा, शंकु रूपी, तुर्कु रूपी और कुंभी रूपी होते हैं। उसी प्रकार से अपस्थानिक जड़ों में जो परिवर्तन होते हैं, इसमें क्या होता है कि इनमें कंद में बदल जाती हैं, है ना, जैसे कि शकरकंद में। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कैसे रूपांतरण होगा कि जैसे ये पौधा हो गया, ये इसकी जड़ें हो गई। शकरकंद आप सभी जानते हैं, है ना, मीठे आलू कहते हैं जिनको। तो ये देखो इनमें इस तरीके से अनियमित आकृति में जो है ये जड़ें फूल जाती हैं और ऐसी संरचना बना लेती हैं ये। और ये रूपांतरण किन में पाया जाता है, ये पाया जाता है शकरकंद में। ठीक है, कंद में परिवर्तित हो जाती है, कंदिल जड़ें हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, अमर बेल का सामान्य परिचय दीजिए। अब अमर बेल क्या है भाई? अमर बेल जो है वो एक परजीवी पौधा है ना, परजीवी पौधा होता है। ये पौधा अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है। ये दूसरे पौधों के ऊपर सरवाइव करता है। क्या करता है? ये दूसरे पौधों के ऊपर सरवाइव करता है। सभी ने देखा है पीले रंग की बेल होती है, जिस भी पौधे के ऊपर अगर ये लग जाती है तो उस पौधे को सुखा देती है। क्यों? क्योंकि देखिए अमर बेल में क्या होता है कि जैसे ये कोई पौधा है, ये इसका होस्ट प्लांट है, उसके ऊपर ये लिपट गई इस तरीके से, है ना, ये लिपट गई। अब क्या होता है कि इनसे खास प्रकार के चूषक निकलते हैं। ये चूषक क्या होते हैं? जो होस्ट प्लांट होता है ना, जिसके ऊपर ये सरवाइव करती हैं, उसके जाइलम फ्लोएम तक धंस जाते हैं अंदर, है ना, और डायरेक्ट इसके जाइलम फ्लोएम से पानी का भी अवशोषण करने लग जाती है ये, और भोजन का भी अवशोषण करने लग जाते हैं। तो इससे इनको क्या कहता है, ये स्वयं तो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि ना तो इनमें जड़ें होती है कि भाई ये पानी का अवशोषण कर सके, और न ही इनमें क्लोरोफिल होता है ताकि ये प्रकाश संश्लेषण कर सकें। तो ये जो होस्ट प्लांट होता है उसी से इसका फूड जो है ये एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कौन सी होती हैं? तो देखिए यहाँ पे बात करें कि कोई भी बीज जो होता है ना, बीज जो होता है जिसको हम सुसुप्त पौधा भी कहते हैं, जब ये इस बीज को फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, फेवरेबल कंडीशन मतलब अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, जैसे कि उचित नमी मिले, उचित वायु मिले, है ना, उचित प्रकाश मिले, तो इसमें धीरे धीरे क्या होता है बीज में, जैसे ये आपका एक बीज बना देते हैं हम, इसमें धीरे धीरे क्या होता है फेवरेबल कंडीशंस में अंकुरण होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर की तरफ एक संरचना निकलती है, और फिर सबसे पहले नीचे की तरफ एक संरचना निकलेगी, फिर ऊपर की तरफ से एक संरचना मिलती है। इसे ऊपर वाली संरचना को कहते हैं प्रांकुर। क्या कहते हैं? प्रांकुर। नीचे वाली संरचना को कहते हैं हम मूलांकुर। मूल धन अंकुर, प्राक धन अंकुर। मूल मतलब जड़, तो मूल का जो अंकुर है उसे मूलांकुर कहेंगे। प्राक यानी कि प्रारोह का, प्रारोह यानी कि तने का जो अंकुर निकल रहा है उसे प्रांकुर कहते हैं। ठीक है, तो मूलांकुर से जड़ें विकसित होती हैं और प्रांकुर से आपके प्रारोह यानी कि तना और शाखाएं विकसित होती हैं। जो आपकी मूसला जड़ें होती हैं वो हमेशा मूलांकुर से डेवलप होती हैं। किससे डेवलप होती हैं? मूलांकुर से डेवलप होती हैं। मूसला जड़ मूलांकुर से डेवलप होती हैं। परंतु जो आपकी अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो मूलांकुर से डेवलप नहीं होती हैं, वो प्रांकुर के ही निचले भाग से निकलती हैं, प्रांकुर के ही निचले भाग से निकलती हैं। तो प्रश्न था कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी है? तो मूसला जड़ जो है वो मूलांकुर से विकसित होती है। अगला प्रश्न है, आर्द्रताग्राही जड़ें क्या है? तो देखिए कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जड़ों का अभाव होता है, ठीक है ना, ये किसी दूसरे पौधे की शाखाओं पर डेवलप करते हैं। तो इनमें ऐसी जड़ें नहीं पाई जाती हैं जो भूमि में जाकर जल का अवशोषण कर सकें। तो ऐसे पौधों में कुछ खास प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जिन्हें हम कहते हैं आर्द्रताग्राही जड़ें। तो इसमें होता क्या है कि जो पौधे की जड़ें होती है वो वायु में लटकी हुई रहती हैं, है ना, किसी दूसरे पौधे के ऊपर ये पौधा डेवलप करता है और इसकी जो जड़ें होती है वो वायु में लटकी हुई रहती हैं, और वायु में उपस्थित जो जलवाष्प होती है
उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। ये क्या करते हैं? डायरेक्ट एब्जॉर्ब, यानी कि वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसको हम क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। तो ये वायुमंडल में जो आर्द्रता पाई जाती है ना, उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं और उसी से अपना भोजन निर्माण करते हैं। तो ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं? आर्द्रताग्राही जड़ें कहते हैं। ये पाई जाती है ऑर्किड के पौधे में। ऑर्किड का एक पौधा होता है जो कि, जैसे कि ऑर्किड का जो पौधा होता है ये भूमि में ग्रो नहीं करता है। ये क्या करता है? ये बड़े बड़े पौधों की शाखाओं पर ग्रो करता है ना। जैसे अब ये यहाँ पर ऑर्किड का पौधा लग गया, ये मान लेते हैं हम ऑर्किड का पौधा है। अब इसमें क्या है कि ये इसकी शाखा पर आकर जो है वो उत्पन्न होने लगा और इसमें से कुछ जड़ें निकल रही हैं जो इस तरीके से लटकी हुई रहती है। इन्हें ही कहते हैं हम आर्द्रताग्राही जड़ें। इनमें जो है वो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं जिससे ये वातावरण में उपस्थित जलवाष्प को डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये कोई परजीवी पौधा नहीं है, ये केवल आश्रय के लिए किसी दूसरे पौधे पर डेवलप होता है। उस पौधे से अपना पोषण प्राप्त नहीं करता है। ये पोषण तो ये अपना स्वयं बनाता है, भोजन ये अपना स्वयं बनाएगा, है ना। बस ये आश्रय के लिए किसी दूसरे पौधे की शाखा पर डेवलप हो जाता है। तो ऑर्किड में जो है वो आर्द्रताग्राही जड़ें पाई जाती है और आर्द्रताग्राही जड़ें वायुमंडल से सीधे जलवाष्प को अवशोषित करती है। अगला प्रश्न है, श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती है? तो जो श्वसन जड़ें होती हैं, मतलब ऐसी जड़ें जो कि श्वसन की क्रिया करती हैं, उन्हें हम श्वसन जड़ें कहते हैं। ये पाई जाती है लवणोद्भिद पौधों में। लवणोद्भिद पौधे क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो सेलाइन कंडीशन में उत्पन्न होते हैं। सेलाइन कंडीशन मतलब जहाँ की भूमि में नमक की मात्रा, लवणों की मात्रा अत्यधिक हो, तो वहाँ की जो पौधे होते हैं वो, उनकी जो जड़ें होती हैं वो भूमि में न जाकर भूमि से बाहर की तरफ निकल आती हैं। क्यों? क्योंकि अत्यधिक लवण की मात्रा होने के कारण इन पौधों को पर्याप्त जो है वो वायु नहीं मिल पाती है और जड़ों को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में इन पौधों की जो जड़ें होती हैं वो खूंटे नुमा संरचना के रूप में, खूंटे नुमा संरचना के रूप में कहाँ निकल आती हैं? कहाँ निकल आती हैं? ये आपका पौधा हो गया, ये आपका पेड़ हो गया, ये आपकी सेलाइन कंडीशंस हो गई, ये भूमि लवणीय भूमि हो गई। तो इनकी जो जड़ें होती हैं ना, ये क्या हो जाती है? इस तरीके से खूंटे नुमा संरचना के रूप में भूमि से ऊपर निकल आती हैं। हमें ये नहीं पता पड़ेगा कि ये हमें बस खूंटों के रूप में दिखाई देगी ऊपर। इन्हें ही हम क्या कहते हैं? श्वसन मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वसन मूल। इनमें एक खास प्रकार के छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेटोफोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूमेटोफोर कहा जाता है। इन न्यूमेटोफोर की सहायता से ही ये वायुमंडल से वायु को ग्रहण करती हैं और श्वसन करती हैं। ठीक है ना। इन्हें ही हम श्वसन मूल कहते हैं और ये दलदली भूमि में उगने वाले पौधे और लवणोद्भिद पौधे है, जो पौधे होते हैं उनमें पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? तो पत्तियां जो है वो क्लोरोफिल की सहायता से, है ना। क्लोरोफिल क्या काम करता है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करने का काम करता है ना। तो सूर्य प्रकाश की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की सहायता से जड़ों द्वारा अवशोषित जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और उसके द्वारा स्टार्च का निर्माण करती हैं और ऑक्सीजन को मुक्त कर देती हैं। अगला प्रश्न है, पौधे हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं? तो देखिए, पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पौधे जो है वो भूमि के कटाव को रोकते हैं। पौधे जो है वो बाढ़ और जल के कारण जो भूमि का कटाव होता है उससे सुरक्षा करते हैं, है ना। और इसके अलावा जो है वो पर्यावरण को के शुद्धिकरण का काम करते हैं। पौधे हमें छाया प्रदान करते हैं, भोजन प्रदान करते हैं। फल, वनस्पतियाँ सभी हमें किससे? पौधों से ही प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, 5 पुष्पीय और अपुष्पीय पौधों के नाम लिखिए। तो पुष्पीय पौधे जिन पे पुष्प जो है वो लगते हैं तो वो पुष्पीय पौधे होते हैं। अपुष्पीय पौधे जिन पे पुष्प नहीं लगते हैं। तो अगर हम बात करें पुष्पीय पौधों में आपके आम हो जाता है, नीम, अमरूद, सरसों, बरगद। यहाँ पे आपको, है ना, पौधे दिया गया है तो आप इसमें कोई भी पुष्प वाला पौधा लिख सकते हो। जैसे आप गेंदा लिख दो, गुलाब लिख दो, है ना। इन सब पे पुष्प लगते हैं। अपुष्पीय पौधों में आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, क्योंकि देखो युगलीना जो है वो एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कि जंतु और
पादप, दोनों के बीच की कड़ी कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी श्रेणी में आते हैं। कवक, कवक यानी कि फफूंदी, आपने देखा है ना वो इस तरीके से कवक, ये ऐसे छतरी नुमा कवक जो है वो डेवलप हो जाती है, ऐसे मशरूम टाइप, है ना। फिर शैवाल हो गए, शैवालों पर भी जो है वो फूल नहीं लगते हैं, समुद्री घास होती है शैवाल। फर्न, मॉस, है ना, जो खंजी जम जाती है ना, वो जहाँ पर गीले स्थानों पर वो हरा हरा सा जम जाता है। दीवारों पे आपने देखा होगा ग्रीन कलर की वेलवेट जैसी जो है वो एक वनस्पति ग्रोथ कर जाती है, तो वो आपकी मॉस और फर्न होते हैं। इन पे भी जो है वो पुष्प नहीं लगते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 कवकों के नाम लिखिए। तो कवक यानी कि जिन्हें हम जो है वो फंगस भी कहते हैं। तो इसमें कुकुरमुत्ता यानी कि जो आपने देखा है ना वो बरसात के दिनों में जो छतरी, मेंढक की छतरी उग जाती है, वो कुकुरमुत्ता होता है। फिर दूसरा होता है आपका राइजोपस का पौधा, ये भी कवक की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं 3 पौधों के नाम बताइए जिनमें जड़, तना और पत्ती नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है पूछा गया है, तो इसमें आपके आ जाते हैं, इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, बैक्टीरिया, कुकुरमुत्ता और स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा शैवाल होता है, शैवाल, है ना। इनका जो पादप शरीर होता है वो जड़, तना और पत्ती में विभक्त नहीं होता है, बिल्कुल एक जैसी संरचना होती है। इनमें आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पत्ती है, कहाँ जड़ें हैं या कहाँ तना है। अगला प्रश्न है, शाक, झाड़ी और वृक्ष के उदाहरण बताइए। देखिए, शाक, झाड़ी और वृक्ष की अगर हम बात करें तो क्या होता है, शाक किसको कहते हैं, ऐसे पौधे जिनका तना भी हरा होता है, वो शाकीय पौधे होते हैं, है ना। जैसे गुलाब, आपने देखा है ना, गुलाब का जो नीचे का तना होता है वो भी ग्रीन कलर का होता है, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, ठीक है। दूसरा जैसे आपकी गेंदा के फूल हो गए, है ना। दूसरा आ जाता है आपका झाड़ी। तो झाड़ी क्या होता है कि ये इनका जो तना होता है वो हरा तो नहीं होता है, पर ये ज़्यादा, इनका तना जो होता है वो मोटा नहीं होता है, पतले पतले तने वाली होते हैं और ज़्यादा लंबे ऊंचे नहीं होते हैं ये, जैसे कि बेर का झाड़ हो गया आपका, है ना। फिर अगर हम बात करें इसमें पेड़ की, वृक्ष की, तो इनके तने मोटे होते हैं, अत्यधिक विकसित होते हैं, शाखाएं होती हैं बड़ी बड़ी, है ना, तो ये आपके वृक्ष की श्रेणी में आ जाते हैं। तो शाक में आपके क्या आ जाते हैं, जैसे कि सरसों, गेहूँ, मूली, तुलसी, सूरजमुखी, गुलाब, है ना, ये सब किस में आ जाते हैं आपके, ये आ जाते हैं आपके शाकीय पौधों में। फिर आ जाता है आपका झाड़ी। झाड़ी में आपका चमेली, गुलाब, नींबू, करौंदा, गुड़हल, है ना, ये सब आपके किस में आ जाते हैं, झाड़ी में आ जाते हैं। वृक्ष की बात करें तो ताड़, आम, नीम, बरगद, ये सब आपके वृक्ष की श्रेणी में आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। बहुवर्षीय मतलब जो कई सालों तक जीवित रहते हैं पौधे, है ना, जिनका लाइफ टाइम जो है वो कई वर्षों का होता है, वो बहुवर्षीय पौधे कहलाते हैं। इसमें आ जाएगा आपका बहुवर्षीय पौधों में पीपल, नीम, बरगद, अमरूद, जामुन, आप ये सब लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, नर तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो नर और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है, और निषेचन के द्वारा किसका निर्माण होता है, युग्मनज का, है ना, जिसको हम जायगोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जायगोट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है। तो बीजों का जो प्रकीर्णन है वो जल, वायु, स्फुटन और जंतुओं तथा पक्षियों के द्वारा और मनुष्यों के द्वारा भी होता है। बीजों का प्रकीर्णन का मतलब होता है बीजों का फैलाव, एक जगह से दूसरी जगह फैलाव। अगला प्रश्न है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो पत्तियों का रंग जो है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण हरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है ना। आपको 7 मूल राशियां याद रखनी है और उनके जो है वो मात्रक भी याद करने हैं। अगला प्रश्न है, 12 इंच किसके बराबर होता है। तो 1 फुट के बराबर होता है। कितने, 1 फुट बराबर 12 इंच। 1 गज में कितने फुट होते हैं। तो 1 गज में 3 फुट होते हैं, तथा अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 गज में 91.44 सेंटीमीटर और 3 जो है वो फुट के बराबर होता है। अगला है, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी 3 माप ली जाती है। तो जैसे कि ये आपकी ईंट है, ये ईंट हो गई, तो इसमें हमें इसकी लंबाई, है ना, इस तरीके से आपकी ईंट होती है ना, ये ऐसा,
ठीक है, ये ईंट हो गई। तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो लंबाई चाहिए होगी, फिर चौड़ाई चाहिए होगी और ऊंचाई चाहिए होगी, है ना। ये 3 माप हमें चाहिए होती है किसी भी वस्तु के आयतन को ज्ञात करने के लिए। अगला है, शरीर का तापमान किस तापमापी से नापते हैं, तो डॉक्टरी थर्मामीटर, जिसे हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट पैमाना भी कहते हैं, उसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.8 फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है, तो अभी अभी बताया मैंने आपको 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला प्रश्न है, माप के मात्रक होना क्यों आवश्यक है। तो देखिए, किसी भी चीज़ का की मात्रा को नापने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। अगर मापन ना किया जाए तो कोई भी काम जो है वो सही अनुपात में नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना। हम जानते हैं ना कि यौगिकों का निर्माण कैसे होता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के निश्चित अनुपात में जब उनका संयोजन होता है तब यौगिक बनते हैं। तो कई सारी चीज़ें होती है जिनमें पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है ना। तो इसके लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए, आज के लिए इतने ही प्रश्नों को हम करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए और दूसरे जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो कि तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनको भी हमारे क्लासेस से जोड़ने का प्रयास कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासेस की लिंक जो है वो मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।